दर्शकों, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या फिर हमारा किसी से झगड़ा होता है तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करते हैं ना कि उस झगड़े का निपटारा हम अपने स्तर पर करें। लेकिन फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर वही डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके केसेस भी आसानी से सॉल्व हो जाएं और आपके केस का निपटारा भी हो जाए, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी ना लगाने पड़े, अब ये सुनने में कैसा लग रहा है? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है सिमरन, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टाइम सेविंग भी है। तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दर्शकों, ये बिल्कुल पॉसिबल है आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन एक्ट की वजह से। बिल्कुल दर्शकों, तो क्या है आर्बिट्रेशन एक्ट और इसकी मदद से किस तरह से केसेस का निपटारा किया जा रहा है, ये जानकारी साझा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर एडवोकेट डॉक्टर चंद्रा राजन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले तो हमें कानूनी भाषा में ये समझाइए कि आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन एक्ट होता क्या है? इट इज़ एक्चुअली आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। Okay. ये जो है आर्बिट्रेशन की एक जो प्रक्रिया होती है वो आउट ऑफ द कोर्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट करने की प्रक्रिया होती है। Okay. और इसमें कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ के लिए। जैसे आप कोर्ट में, जैसे इन्होंने अभी बताया कि कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो जल्दी से सोल्यूशन नहीं मिलता है, आपने कहा तारीख पे तारीख, ये सारी समस्याएं हैं जो कि प्रोसीजरल चीज़ों को फॉलो करने से कोर्ट की प्रोसीजर लंबी करने की वजह से उपस्थित होती हैं। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि एक तरह से आप मान लीजिए कि जो पार्टीज़ हैं जिनका आपस में झगड़ा हुआ है वो अपनी मर्ज़ी से एक अलग प्राइवेट कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ दैट एक्ट। उस एक्ट के अंदर ये सारे प्रावधान दिए गए हैं कि आप अपना आर्बिट्रेटर, जो कि एक प्राइवेट जज की हैसियत से काम करेगा, जिसको कि हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, उसको आप चुन सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो दोनों पार्टीज़ की सहमति से चुना जाए। जैसे आप दोनों को, मान लीजिए मेरे पे विश्वास है और कल को आप एक कंपनी खड़ी करते हैं और उस कंपनी में मान लीजिए कोई डिस्प्यूट आता है, तो आप दोनों को, चूंकि मेरे पे विश्वास है, तो आप दोनों आपस में राय करेंगे कि ठीक है हमारी बात नहीं बन पा रही है तो हम इनके पास चलते हैं और जो ये फैसला दे देंगे वो हमें मंजूर होगा। तो इस तरीके से आप मुझे उस एक्ट के तहत आप मुझे एज एन आर्बिट्रेटर नियुक्त कर लेंगे। मैं आपकी समस्या जो है एक प्राइवेट कोर्ट के हिसाब से सुनूंगी, जिसमें मैं आर्बिट्रेटर होंगी, आप दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज होंगी, एक का क्लेम होगा, एक रिस्पोंडेंट होगा, और उनको सुनने के बाद में, फैक्ट्स देखने के बाद में और दोनों की दलीलें सुनने के बाद में मैं ये निर्धारित करूँगी कि इसका फैसला क्या होना चाहिए। और जो मैं निर्धारित करूँगी और जो मैं फैसला दूँगी बतौर एन आर्बिट्रेटर, वो आप दोनों को मान्य होगा। और उसको हम जजमेंट नहीं कहते हैं। अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट जो उस समय मैं फैसला दूँगी एज एन आर्बिट्रेटर, उसे हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। तो यूँ जो भी आप फैसला देंगे, आपने कहा कि एक प्राइवेट कोर्ट के अंदर ये रहेगा, तो जो भी आप फैसला देंगे तो उसका मतलब एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट बनेगा, मतलब वो किस तरह से, उसके मायने क्या रहेंगे उसका जो शुरुआत होती है ना, वो एक एक्चुअली लीगली वैलिड रिलेशनशिप से होती है। मान लीजिए आप दोनों पार्टनर्स हैं, तो आपकी एक लीगली वैलिड रिलेशनशिप हो जाती है अंडर द पार्टनरशिप डीड। तो एक लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप हो गई। और उसी डीड के अंदर अगर आपने ये क्लॉज डाल दिया है कि आपके बीच में अगर कभी कोई भी मतभेद हुआ तो आप एक आर्बिट्रेटर को नियुक्त करेंगे, ये भी एक लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप हो गई। तो जब ऐसी परिस्थिति उपस्थित हुई कि जहाँ पे आपको किसी एक आर्बिट्रेटर को नियुक्त करने की बात आती है, उस समय आप फिर सोचेंगे कि हम किसको नियुक्त करें। तो उस समय मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं और मुझे आप कहते हैं कि आप हमारे आर्बिट्रेटर बनिए। उस समय मान लीजिए मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आर्बिट्रेटर बनूं, या मैं कहीं किसी और असाइनमेंट में हूं कि मैं आपका ये असाइनमेंट ले नहीं पा रही हूं, आप परेशान है कि हम क्या करें, हमारे पास आर्बिट्रेटर नहीं है, तो आप कोर्ट में जा कर के एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में
ये एक क्लॉज हमने डाला था कि हमारा जो डिस्प्यूट होगा तो हम अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट उसको रिजॉल्व करेंगे। तो चूंकि हमारे पास कोई आर्बिट्रेटर है नहीं, तो जैसा आप हमें आर्बिट्रेटर दे दीजिए, तो जैसे वहाँ कोर्ट में भी एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स होता है और वो भी अपॉइंट कर सकते हैं। जी, तो ये तो हमने आर्बिट्रेटर के जैसे रोल के बारे में जाना। तो जब हम इस एक्ट की बात करते हैं, आर्बिट्रेशन एंड जैसे आपने बताया कंसिलिएशन एक्ट, तो इसके अंतर्गत मध्यस्थता कितने प्रकार की होती है? इसमें मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर मध्यस्थता नहीं होती। मध्यस्थता अपने आप में एक अलग चीज़ है जिसे हम कहते हैं मीडिएशन। एक्चुअली ये जो सारा सेटअप है ना, इसमें 3-4 तरह के अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हमें मिलते हैं कोर्ट के बाहर, जिसे हम डिस्प्यूट सेटल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं ADR। ADR का मतलब होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स के तहत आर्बिट्रेशन भी आता है, मीडिएशन भी आता है, कंसिलिएशन भी आता है, और आपने कई बार सुना होगा लोक अदालत लगती हैं। हाँ जी। तो लोक अदालत में भी फैसले बहुत जल्दी होते हैं। ये जो चारों के चारों सिस्टम्स हैं, इनमें एक कोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर फॉलो होती है वो प्रोसीजर फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप कोर्ट में जाएंगे तो आपके विटनेसेस होंगे, फिर वो विटनेस का बयान लिया जाएगा, इसीलिए तारीख पे तारीख मिलती है। और इसमें जो है आप कम से कम तारीखों में फटाफट, क्योंकि ये प्राइवेट कोर्ट है और आप इसमें जल्दी से जल्दी फैसला लेने के लिए फटाफट डेट्स भी लगा सकते हैं। कोर्ट की तरह लंबी लिस्टें तो होती नहीं है, तो इसमें फटाफट आप डेट्स लगा करके और उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसकी जो प्रोसीजर है वो भी आर्बिट्रेटर, मीडिएटर या कंसिलिएटर जो भी बैठे हैं वो खुद तय कर सकते हैं। यानी इसमें टाइम बहुत कम लगता है। जी जी जी। तो टाइम भी कम लगता है, प्राइवेट कोर्ट भी इसके लिए कर सकते हैं, तो फिर केसेस भी इसके अंदर कुछ लिमिटेड ही रहते होंगे, मतलब कि एक्चुअली इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इसकी अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 3-4 प्रकार हैं। ये सारे जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे डिस्प्यूट्स के लिए यूज़ होते हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे ये बड़े बड़े मल्टी नेशनल केसेस होते हैं और क्रॉस बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स हैं। मान लीजिए मैं इंडिया में हूँ, मेरा कोई पार्टनर है चाइना बैठा है और उसके साथ मेरी असहमति हो गई, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? तो जैसे कि अभी आपने केस बताया, तो हम चाहेंगे कि कुछ अपना एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए जो हमें समझने में भी, हमारे दर्शकों को भी समझने में आसानी हो आर्बिट्रेशन के बारे में। तो वही मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे मेरा एक मान लीजिए पार्टनर चाइना में बैठा है, हम दोनों ने एक एग्रीमेंट किया, हम दोनों ने लॉ फॉर्म बना ली। सपोज हमारा कहीं किसी पॉइंट पे जा कर के डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो अब ये केस हमारा इंडिया में सॉल्व होगा या चाइना में सॉल्व होगा या किस तरीके से होगा, लोगों को पता नहीं है क्योंकि इसमें अवेयरनेस नहीं है। तो अगर हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारी लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप है उसमें ये डाला हुआ है कि हम आर्बिट्रेशन के माध्यम से इसको सुलझाएंगे, तो हमने ये भी डाला होगा कि हम अगर आर्बिट्रेशन करेंगे तो हम उसकी सीट कहाँ करेंगे, या चाइना में करेंगे या इंडिया में करेंगे या कहीं और भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कई और संस्थाएं भी हैं जो इस तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराती हैं, जैसे ICC है, सियाक है, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की सर्विसेज हमें देती हैं। उस केस में क्या होता है कि जो आर्बिट्रेटर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया से या चाइना से हो, वो किसी भी कंट्री से हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमारे ही देश का सिटीज़न हो, बिकॉज इसमें एक एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। और आर्बिट्रेटर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस होती हैं या जो लॉ की उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो किसी भी लॉयर के पास हो सकती है। हम लंदन से आर्बिट्रेटर को नियुक्त कर सकते हैं और फिर हम कलेक्टिवली डिसाइड ये कर सकते हैं कि आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीडिंग्स होगा वो हम लंदन में करें, सीट जो होगी इंडिया में करें या चाइना में करें। तो इसमें आर्बिट्रेशन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ पर इसकी सुनवाई होगी या कहाँ पर ये सेटलमेंट होगा? जैसे हम मान लीजिए कि पहले ही आपस में ही मिल के हमने आर्बिट्रेटर को नियुक्त कर लिया, तो फिर हम तीनों मिल के, दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टी और जो आर्बिट्रेटर है वो तीनों मिल करके डिसाइड करते हैं कि इसकी सुनवाई हम कहाँ करेंगे। और सबका कन्वीनियंस आपस में ये सहमति से हो जाता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे है तो जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने मान लीजिए किसी लंदन के किसी एडवोकेट को आर्बिट्रेटर बना दिया, तो उनको हम जब चिट्ठी लिखेंगे हम ये कहेंगे कि वी विश टू अपॉइंट यू एज एन आर्बिट्रेटर। अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया तो उसके बाद में उनकी सहमति से
बन जाता है कि हम कहाँ करेंगे। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है आपके से कि जैसे कि जो भी हम जिसको भी आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हैं उनका चलो फैसला भी वो सुना देते हैं, जैसे कि आपने कहा लंदन से कहीं से आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है ना, तो उनका जो भी फैसला आता है अगर उस फैसले से खुश नहीं है कोई एक इंसान तो वो क्या करें? तो उसको अपील में हम जा सकते हैं। जैसे अगर कोई ना कोई तो नाखुश होगा, क्योंकि वो जैसे जजमेंट आती है तो जिसके अगेंस्ट गया हुआ है तो वो ऑब्वियसली नाखुश तो ज़रूर होगा। लेकिन उसमें जो हम अपील में जाते हैं तो उसमें अपील करने का जो दायरा है, जो हमें ग्राउंड्स मिलते हैं वो बड़े लिमिटेड से मिलते हैं। यू कैन नॉट सिंपली से कि नहीं इन्होंने जो फैसला दिया है या इन्होंने जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया है वो टोटली गलत है, मैं मानने से इनकार करता हूँ विदाउट गिविंग एनी रीज़न। आप ये नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू गिव रीज़न। या तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि इसके पास नॉलेज नहीं थी और इन्होंने फटाफट फैसला ले लिया, इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। तो सारे या फिर अगर आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये बायस थे, इनका वेस्टेड इंटरेस्ट था केस में, इसलिए इन्होंने इनके फेवर में दिया, मेरे खिलाफ दिया है। या आप ये कह सकते हैं देयर आर वेरी फ्यू 2-3 ग्राउंड्स ओनली, ये कह सकते हैं कि ही द पर्सन हैड नो सफिशिएंट नॉलेज, बिकॉज ये हमारा टेक्निकल इशू, सपोज कोई कंस्ट्रक्शन का इशू आ गया, उसमें कोई ऐसा सिविल इंजीनियरिंग वाला कोई मुद्दा है जिसकी वजह से दोनों में डिस्प्यूट हुआ। आई बीइंग एन एडवोकेट, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आई डू नॉट नो हाउ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो अगर मैं उसमें कोई फैसला दे देती हूँ बिना जानकारी के, विदाउट अपॉइंटिंग एनी एक्सपर्ट आर्बिट्रेटर टू डिसाइड ऑन दैट इशू, तो फिर आप ये कह सकते हैं। यही हम जानना चाहेंगे कि अगर जैसे कोई सामने वाला ना खुश और एक जेन्युइन वो एक रीजन दे भी देता है कि हाँ, और वो आप मानते हैं कि हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखती, तो ऐसे में क्या वो कोर्ट में जाएगा फिर? हाँ जी, कोर्ट में जा करके आप आर्बिट्रल अवार्ड जो होता है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं गिविंग ग्राउंड्स। जी हाँ, तो दर्शकों यहाँ पर हमने जाना कि आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत किस तरह से फैसलों का निपटारा किया जा रहा है और इसके प्रति आपको भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आज शेयर की है इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर एडवोकेट डॉक्टर चंद्रा राजन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।